एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए ट्रैक थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, यहां हाउसेस, साइन, हाउसेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या टेक्निक्स है जिसके बेसिस पर आप एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि वो हाउसेस किस तरीके का रिजल्ट देगा, या प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा रिजल्ट देगा, उसका भी हम लोग ट्रैक थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, पूरा एस्ट्रोलॉजी का अगर बेसिक देखा जाए तो अगर आप हाउस को, ओके, हाउस एंड प्लैनेट्स को अच्छी तरीके से समझ जाते, इंटरप्रेट कर पाते, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ हाउसेस का सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसेस का सिग्निफिकेंस की जानकारी रहे तो आप एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि किस हाउस से रिलेटेड आपको किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। ओके, किस हाउस से रिलेटेड किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज डे 1 है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, जहां पर हम लोग 12 हाउस एंड 12 साइन एंड हाउसेस के सिग्निफिकेंस को भी स्टडी करेंगे कि हाउसेस का सिग्निफिकेंस क्या है। किसी भी चार्ट में टोटल 12 हाउस होता है एंड उसका काउंटिंग यहां से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, किसी भी हाउस में टोटल 12 हाउस होता है। ये हाउसेस क्या करता है, ये हाउसेस का अपना सिग्निफिकेंस है, अपना महत्व है। ये महत्व क्या है, तो ईच एंड एवरी हाउस से आप जातक के जीवन के अलग अलग लाइफ इवेंट्स के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक कुंडली में टोटल 12 हाउस होता है एंड इस 12 हाउस से आप जातक के जीवन के अलग अलग लाइफ इवेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको ये फर्स्ट हाउस दिख रहा है। ओके, ये नंबर दिया गया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ, ये नंबर है। फर्स्ट हाउस से हम लोग क्या देखते हैं, तो बॉडी, हेल्थ, हेल्थ के बारे में, सेल्फ के बारे में, मतलब फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जातक का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, इसकी जानकारी आपको लग्न से मिलता है। जातक का हाइट क्या रहेगा, जातक वेल बिल्ट रहेगा, उसका स्ट्रक्चर वीक रहेगा, क्या उसका फिजिकल स्ट्रक्चर रहेगा, इसकी जानकारी आपको लग्न से मिलती है। ओके, लग्न इंडिकेट करता है। सेकंड हाउस राइट आई का है, दाहिना आंख सेकंड हाउस है। ओके, इतना ही नहीं, सेविंग, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा बात करते हैं, कुछ लोग थोड़ा कड़वा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कुछ लोग रहते हैं। सो क्या कारण है कि कुछ लोग थोड़ा कड़वा बोलते हैं एंड कुछ लोग थोड़ा चीजों को समझ के संभाल कर बोलते हैं। सो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, तो सेकंड हाउस पर। ओके, मेलिफिक इन्फ्लुएंस इन द सेकंड हाउस जातक का स्पीच कड़वा कर देगा। ओके, कड़वा कर देता है, जातक का स्पीच थोड़ा हार्श कर देगा, लोगों को वो शब्द पसंद नहीं आता है। वही अगर बेनिफिक प्लैनेट्स रहता है तो जातक का स्पीच अच्छा कर देता है, जातक बहुत सॉफ्ट टोन में बात करता है, जातक का राइट आई अच्छा रहता है। फैमिली, सेकंड हाउस फैमिली को भी इंडिकेट करता है, तो जातक का फैमिली भी अच्छा रहेगा। ओके, अगर यहां पर सैटर्न जैसा प्लैनेट्स रहे, अभी मैं जो आपको प्रेडिक्शन करना बता रहा हूं वो एक जनरल लेवल पर है, याद रखिएगा, लेकिन आपको इसी चीज को बेस बनाकर आगे फ्यूचर में प्रेडिक्शन करना है। सैटर्न, सपोज यहां पर सैटर्न प्लेस्ड है। ओके, सपोज यहां पर सैटर्न प्लेस्ड है या कोई भी मेलिफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड है, नॉट सैटर्न, एनी मेलिफिक प्लैनेट्स इफ सपोज प्लेस्ड है, तो क्या होगा। अगर मेलिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है तो वो करेगा क्या, मेलिफिक प्लैनेट्स क्या होता है, अशुभ प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न को, मंगल को, राहु केतु को और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, ओके, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, याद रखिएगा, ये डिफिनेशन के लिए ये ठीक है कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, मतलब मेल फिक होता है, बट
हम लोग आगे के सेशन में ये पढ़ेंगे कि अगर किसी हाउस के सिग्निफिकेंस को डिले या डिनाइल करने वाला अगर कोई प्लैनेट्स है तो इन्हीं चार को आपको कंसीडर करना है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा डेफिनेशन के अनुसार निश्चित तौर पर मेलफिक है, लेकिन ये किसी हाउस के सिग्निफिकेंस को कम या ज्यादा नहीं करेगा। ये जातक के मेंटल लेवल पर ज्यादा काम करता है। ठीक है, हर प्लैनेट्स अलग अलग लेयर पर काम करता है। सो अगर चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, तो वो मेंटल लेवल पर काम ज्यादा करेगा, जातक की मानसिकता पर ज्यादा काम करेगा। अगर वो फर्दर मेलफिक इन्फ्लुएंस होता है तो फिर वो मेंटली थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ओके, नॉर्मल केस में कुछ नहीं, लेकिन अगर वो अफ्लिक्टेड रहेगा फर्दर किसी दूसरे मेलफिक प्लैनेट्स द्वारा तब दिक्कत करेगा, अभी नहीं। ओके, अभी हम लोग यहां पर सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। सो सिग्निफिकेंस सेकंड हाउस का राइट आई हुआ, फैमिली हुआ, मनी हुआ, फिनेंस भी सेकंड हाउस से देखा जाता है, सेविंग हुआ, फेस हुआ, स्पीच हुआ। अगर यहां पर मेलफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड होगा, इन्फ्लुएंस होगा, तो इन सिग्निफिकेंस से रिलेटेड जातों को कोई ना कोई चैलेंजेस मिल सकता है। ओके, फैमिली में डिस्प्यूट या स्पीच हार्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, यही अगर बेनिफिक प्लैनेट्स रहता है, ओके, बेनिफिक प्लैनेट्स, तो आपको इन हाउस के सिग्निफिकेंस को वो सपोर्ट कर देता है जातों को प्राप्त करने में। जैसे जातों को फिनेंशियल काफी बेहतर रिजल्ट देने लगेगा, राइट आई ठीक कर देगा, फैमिली में अच्छा तालमेल रहेगा लोगों के बीच में, स्पीच अच्छा रहेगा। सो बेनिफिक और मेलफिक का काम यही है कि यहां का जो एनर्जी है ये नेचुरली, हम लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नेचुरली वी आर हैप्पी। ओके, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि वो दुखी है, बहुत परेशान है, याद रखिए नेचुरली ईच एंड एवरी पर्सन आर हैप्पी। आप किसी बच्चे को देखिए, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे ये समझ आने लगता है वैसे वैसे जातों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या अलग अलग चीजों से रिलेटेड स्ट्रेस बढ़ने लगता है। ओके, सो हर हाउसेस नेचुरली आपको इस जीवन की यात्रा का लगेज है। मतलब ये राइट आई बनाया, आपको फैमिली दिया, स्पीच दिया, नेचर ने आपको दिया, लेकिन साथ ही साथ इसमें अलग अलग स्पीड ब्रेकर को रखा या उसको स्पीड बूस्ट अप करने वाला प्लैनेट्स को भी लगा दिया। अगर यहीं पर बेनिफिक प्लैनेट्स है तो इस हाउस का जो नेचर है वो थोड़ा उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब जब तक का स्पीच अच्छा हो जाएगा, आई ठीक रहेगा, फिनेंस भी ग्रोथ होगा। ओके, सो इस तरीके से आपको समझना है। यही अगर थर्ड हाउस, ओके, थर्ड हाउस में मेलफिक प्लैनेट्स हो तो क्या होगा, या बेनिफिक प्लैनेट्स हो तो क्या होगा। थर्ड हाउस यंगर ब्रदर सिस्टर का शॉर्ट जर्नी है। ओके, शॉर्ट जर्नी है, पर्सनल इंटरेस्ट भी थर्ड हाउस से हम लोग देखते हैं। अगर ओके, अगर मेलफिक प्लैनेट्स यहां पर बैठा है तो जातक शॉर्ट जर्नी हैप्पीली करेगा या फोर्सफुली। एच और एफ क्या लगता है, थर्ड हाउस मेल में मेलफिक प्लैनेट्स हो, थर्ड हाउस से हम लोग शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट जर्नी क्या होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट ट्रेवल। ओके, दैट वी कॉल शॉर्ट जर्नी। सो अगर कोई जातक शॉर्ट जर्नी के हाउस में उस जातक के मेलफिक प्लान प्लेस्ड है तो जातक को यहां पर फोर्सफुल यात्रा करना पड़ता। कुछ लोगों को देखेंगे कि मजबूर है कि वो डेली का डेली एक ऑफिस जाने के लिए भी कुछ लोग 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। ओके, सो यहां पर आपको फोर्सफुल यात्रा करना पड़ता है। यही अगर बेनिफिक रहेगा तो जातक ट्रेवल करेगा, लेकिन फोर्सफुल नहीं, हैप्पीली।
हो सकता है उसको वही 60 किलोमीटर का यात्रा उसको खुशी देता हो। अगर थर्ड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स है तो आप देखेंगे कि जहां तक यही मेलफिक रहेगा तो जहां तक क्या करेगा, एक सेकंड क्लास में ट्रेन यात्रा करेगा, काफी कंजस्टेड रहेगा, काफी भीड़ रहेगा वहां पर, एंड वहां पर बेचारा मजबूर रहेगा जहां तक ट्रैवल के लिए। वही अगर यहां पर बेनिफिक है, पैसे हो ना हो, यहां पर जहां तक देखेंगे एसी ट्रैवल को, एसी ट्रेन या एसी बस वो करेगा एंड वहां पर ट्रेवल करेगा अगर उसको मजबूरी है लंबी दूरी की, मतलब इंटरस्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल करना हो, तो वहां पर थोड़ा सा वो यात्रा को सुखद बनाने की कोशिश करेगा। ओके, सो हैप्पीली एंड फोर्सफुली आपको देखकर यहां पर मेल फी प्लांट्स को देखकर बता सकते हैं। फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? नेटिव प्लेस। ओके, जातक का घर, जातक जहां जन्म लिया है वो हुआ नेटिव प्लेस। ओके, मदर, कन्वेंस मतलब वाहन, फिक्स प्रॉपर्टी। ओके, इनर पीस, मेंटल पीस, फोर्थ हाउस है। ओके, फोर्थ हाउस है। अगर यहां पर मेलेफिक प्लैनेट्स रहा तो क्या जातक को मेंटल पीस मिलेगा? सिंपल लॉजिक, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यहां पर हम लोग ट्रैक मेथड्स को एडॉप्ट करेंगे प्रेडिक्शन में। सो यहां पर आप देखिए कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स ये सब नहीं। एक जातक आपके पास आता है और यहां पर उसको कोई मेलफिक प्लैनेट्स एक के साथ साथ दो दो मेलफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड है। अब आप क्या बोलेंगे, जातक क्या मेंटली अनरेस्ट रहेगा या वो मेंटली काफी स्टेबल रहेगा? मेंटली स्टेबल रहेगा या अनरेस्ट रहेगा? क्लियर है? अनरेस्ट रहेगा, करेक्ट, अनरेस्ट। ठीक है, अनरेस्ट रहेगा, ऐसे जातक अनरेस्ट रहता है मेंटली। सो आपको ईच एंड एवरी हाउसेस से क्या देखा जा सकता है उसको आपको फाइंड आउट करना है। लेटर ऑन वी विल ऑल्सो फाइंड आउट कि क्या उससे कैसे प्रेडिक्शन करना है। ओके, फिफ्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस से क्या देखते हैं? चाइल्ड, लव अफेयर, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, लॉटरी। ओके, स्पेकुलेशन हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं, लव अफेयर हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं, चिल्ड्रन के बारे में फिफ्थ हाउस से देखते हैं, एंड क्रिएटिविटी भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ओके, फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एक गोल्डन रूल्स याद रखिएगा, फिफ्थ हाउस में राहु, राहु क्या है? इल्यूजन है। ओके, इल्यूजन है। फिफ्थ हाउस में राहु कैसा बनाएगा? जातक अपनी प्रेमिका को लेकर एक पागलपन की स्थिति में रहेगा। ओके, वो पागलपन कैसा होगा? या तो बहुत प्यार करेगा या तो बहुत नफरत करेगा। दोनों ही हो सकता है, भ्रम दोनों प्रकार का हो सकता है। टू टाइप्स ऑफ इल्यूजन हो सकता है। इल्यूजन का मतलब इल्यूजन, इल्यूजन किसी तरीके से हो सकता है। ओके, सो ऐसे व्यक्ति का लव अफेयर पेनफुल तरीके से ब्रेक होता है। अदर मेल फिक भी रहे तो वहां लव अफेयर को लेकर थोड़ा सा चिंता लगा रहता है जातक को। बट अगर राहु हो तो आप यहां पर एक तरीके का कह सकते हैं कि पेनफुल होता है, क्योंकि लव अफेयर चल रहा है तो विश्वास की जरूरत होती है, लेकिन विश्वास की जगह पर यहां पर इल्यूजन, कंफ्यूजन, भ्रम क्रिएट हो जाता है। सो ये राहु आपस में सेपरेशन करा देता है या एक पेनफुल लव अफेयर देता है। ओके, पेनफुल लव अफेयर देता है। सिक्स्थ हाउस आपको रोग का होता है, ऋण का होता है और शत्रु का होता है। रोग, ऋण, शत्रु, डेप्ट, डिजीज, एनिमी एंड वर्क प्लेस भी है। ओके, वर्क प्लेस भी सिक्स्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। सिक्स्थ हाउस में अगर मेलफिक प्लैनेट्स हो तो क्या होगा? मेलफिक प्लैनेट्स क्या करेगा? इस हाउस के सिग्निफिकेंस को चैलेंज दे देगा, मतलब कम करने की कोशिश करेगा, रोग को कम करने की कोशिश करेगा, ऋण को कम करने की कोशिश करेगा और शत्रु को भी कम करने की कोशिश करेगा। ओके,
राहु अगर यहां पर रहे तो काफी अच्छा माना जाता है, या कोई भी मेलफिक प्लैनेट्स काफी अच्छा माना जाता है अगर सिक्स्थ हाउस में मेलफिक प्लैनेट्स हो तो। रीजन ये है कि वो मेलफिक प्लैनेट्स रोग ऋण शत्रु को कम करता है, रिड्यूस कर देता है। ओके, इसके लिए वो काफी अच्छा माना जाता है। सिक्स्थ हाउस में अगर मेलफिक प्लैनेट्स हो तो याद रखिएगा सिक्स्थ हाउस से वर्क प्लेस भी देखते हैं। सो टेल मी, राहु या कोई भी मेलफिक प्लैनेट्स अगर सिक्स्थ हाउस में है तो क्या जातक का जो वर्क इन्वायरमेंट होगा वो गुड होगा या बैड होगा? टाइप योर आंसर, गुड या बैड। अगर सिक्स्थ हाउस में राहु या कोई भी मेलफिक प्लैनेट्स हो तो जातक को उसके ऑफिस का वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होगा या बुरा होगा? वेरी गुड। यहां पर आपको बैड मिलेगा, यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग मिलेगा। जातक को अपने जो ऑफिस कलीग रहेगा उनके बीच में जातक को कंफ्यूजन रहेगा कि, एंड ऑफिस वर्क में अगर कंफ्यूजन आता है तो वो एक तरीके का थोड़ा मुसीबत क्रिएट करता है। ओके, लोग कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि ऐसे में जहां मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा तो वहां कॉन्स्पिरेसी भी रहेगा। लेकिन क्या ये कॉन्स्पिरेसी से जातक को कोई बड़ा इश्यूज होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। ओके, कॉन्स्पिरेसी का शिकार होना एक बात है, लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी से निकल जाना एक दूसरी बात है। सो जातक के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन जातक इन उन सब से बाहर निकल जाएगा। बिकॉज मेलफिक प्लैनेट्स है, ये रोग को, ऋण को, शत्रु को खत्म करता है। ओके, यहां पर इन सब चीजों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनसे बाहर निकालता है मेलफिक प्लैनेट इन द सिक्स्थ हाउस। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि वर्क प्लेस भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। सो वर्क प्लेस पर जातक को थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, फायरी इन्वायरमेंट रहता है, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रहता है, वहां पर लोग जातक के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, जातक उन सब से बाहर निकलेगा, इस बात की गारंटी है। ओके, गारंटी है। सेवेंथ हाउस मैरिज का है, पार्टनर का है, सोशल स्टेटस, बिजनेस, ओपन एनिमी का है सेवेंथ हाउस। ओके, सेवेंथ हाउस से आप क्या क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि मैरिज होगा या नहीं होगा। ओके, मैरिज होगा या नहीं होगा, ये सेवेंथ हाउस से देखते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कैसा रहेगा, दोनों के बीच में अच्छा पार्टनरशिप रहेगा नहीं रहेगा, ये सेवेंथ हाउस बताता है। एंड सोशल स्टेटस, सामाजिक, सामाजिक कैसा स्थिति रहेगा समाज में उस जातक का, वो भी सेवेंथ हाउस बताता है। एंड ओपन एनिमी को भी इंडिकेट करता है सेवेंथ हाउस। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेटेड बाय सेवेंथ हाउस। मैरिज के बारे में अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, मल्टीपल मैरिज होगा, सब कुछ सेवेंथ हाउस बताता है। एट्थ हाउस हिडन है, सीक्रेट है, हिडन सीक्रेट, सडन अप्स एंड डाउन्स है। ओके, सीक्रेट ऑकल्टिज्म है। सो लव अफेयर, सीक्रेट लव अफेयर भी एट्थ हाउस से देखा जा सकता है। हर वो चीज जो सीक्रेट है वो एट्थ हाउस है। ओके, एंड सेवेंथ क्या? ओपन है। समाज में जो चीज आप पब्लिकली बताते हैं वो है सेवेंथ हाउस। आप देखिए, मैरिज को हम लोग पूरी तरीके से लोगों को बुलाकर बताते हैं कि मैरिज हो रहा है। इवन कोर्ट मैरिज में भी हम लोग सबको बताते हैं कि मैरिज हो रहा है। आप इनविटेशन देते लोगों को कि आप मैरिज में आइए देखिए। सो ये एक ऐसा इवेंट्स है जहां पर लोग सभी को पब्लिकली बताया जाता है। एंड जातक का इमेज कैसा रहेगा ये पब्लिक डोमेन में, ये भी सेवेंथ हाउस बताते हैं। एट्थ हाउस हर वो चीज जो छुपा हुआ है। ओके, अनअर्नड मनी भी, इवन अनअर्नड मनी मतलब जातक जो पैसा अर्न नहीं करता उसको भी हम लोग एट्थ हाउस से देखते हैं। अनअर्नड मनी जैसे डिविडेंड मिला, पेंशन हुआ, ये अनअर्नड मनी है, मेहनत नहीं किया गया, जातक को उसका डिविडेंड मिल रहा है या पेंशन मिल रहा है। पॉलिसी का मनी, ये भी
आपको 8th हाउस है। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर कोई मेलफिक प्लैनेट्स है, सपोज सैटर्न है या कोई भी मेलफिक प्लैनेट्स है, जब तक आपके पास आता है और कहता है कि उसका पॉलिसी मैच्योर्ड होने वाला है, क्या टाइम पर उसका पॉलिसी का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या लगता है? मेल फिक इन द 8th हाउस, 8th हाउस से पॉलिसी मनी को देखा जाता है, अनअर्न्ड मनी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जब तक को पेंशन टाइम पर स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ये अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग? 8th हाउस देखेंगे। अगर 8th हाउस अफ्लिक्टेड है तो निश्चित तौर पर जातक को थोड़ा केयर करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर जातक को पेंशन से रिलेटेड कोई ना कोई बाधा या अनअर्न मनी से रिलेटेड कोई ना कोई बाधा आ सकता है। जब तक को यहां पर आप एडवाइस दे सकते हैं कि पॉलिसी मनी, पॉलिसी जब भी निकाले तो एग्रीमेंट को एक बार नहीं कई बार पढ़ के चेक कर ले। वैसे तो सभी को एक से ज्यादा बार पढ़ना चाहिए या उसको पूरी तरीके से समझना चाहिए, लेकिन यहां पर उस जातक को विशेष केयर करना है जिसका 8th हाउस में मेलफिक इन्फ्लुएंस है। ओके, आप जिस चीज के लिए पॉलिसी निकाल रहे हैं उसका आपको सही टाइम पर उपयोग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब कुछ आपका 8th हाउस है। अगर 8th हाउस में मेलफिक इन्फ्लुएंस है तो हो सकता है कि जब आपको जरूरत हो उस समय किसी कारणवश, किसी क्लॉजवश, किसी रूल्स के वजह से आपको वो पैसा नहीं मिल पाएगा, ओके, या डिले होगा। सो पेपर वर्क पूरा प्रॉपर कीजिए। याद रखिए, ट्रैक टर्म का मेन मकसद ये है कि आप कैसे अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड कंसेप्ट्स। ओके, दैट इज द मोटिव ऑफ द ट्रैक थ्रम। यहां पर किसी तरीके का केवल इंफॉर्मेशन नहीं, वी आर वर्किंग ऑन इन्फॉर्म डिसीजन। ओके, सो आपको यहां पर इस इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म डिसीजन में बदलना है। ओके, सो 8th हाउस सीक्रेट लव अफेयर है। सपोज 8th हाउस आपका सीक्रेट लव अफेयर है, इसका लॉर्ड अगर यहां से लिंक्ड हो जाए तो क्या सीक्रेट लव अफेयर बाहर नहीं आ जाएगा? ओके, ये क्या ओपन, यहां का लिंक अगर किसी भी तरीके से 7th हाउस से हो जाए तो देखेंगे कि कई लोगों का आपने देखा होगा कि सीक्रेट लव अफेयर पब्लिकली एक्सपोज हो जाता है, लोगों को मालूम चल जाता है। सो अगर आपका 8th हाउस 7th हाउस से लिंक्ड है तो कोई भी अफेयर, कोई भी सीक्रेट अफेयर सीक्रेट नहीं रहेगा, इट विल बी पब्लिक। ओके, पब्लिक हो जाएगा, या आपका कोई सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहता, पब्लिक हो जाएगा। 9th हाउस, 9th हाउस से क्या देखते हैं? फॉरेन ट्रेवल। 9th हाउस से क्या देखते हैं? इंटरकास्ट मैरिज। 9th हाउस से क्या देखते हैं? हायर एजुकेशन, जहां तक क्या पीएचडी करेगा, जहां तक क्या एमटेक करेगा, ये सब हायर एजुकेशन। जहां तक क्या फॉरेन ट्रेवल करेगा, रिलीजियस एक्टिविटी, फादर, फेट, किस्मत कैसा रहेगा, जहां तक का, ये सब का सब हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। अगर यहां पर प्लैनेट्स के अनुसार आप यहां पर बोल सकते हैं कि जातक को बाधा आएगा इंटरकास्ट मैरिज में, या जातक इंटरकास्ट मैरिज करेगा या एजुकेशन उस होगा, इट्स ऑल डिपेंड कि वहां पर कौन सा प्लैनेट्स बैठा है और क्या है। ओके, फिलहाल अभी हम लोग ये जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी हाउस से क्या क्या देखा जाता है। सो 9th हाउस इंडिकेट योर इंटरकास्ट मैरिज, फॉरेन ट्रेवल, फादर, फेट, रिलीजियस एक्टिविटी, हायर एजुकेशन, ये 9th हाउस से मालूम करते हैं। 10th हाउस आपको प्रोफेशन, करियर का हाउस होता है, मतलब जब तक का प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, क्या बनेगा, ये आपको 10th हाउस से मालूम पड़ता है। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या क्या वो करेगा, उसका प्रोफेशन कैसा रहेगा, काफी नेम फेम पाएगा या बहुत साधारण सा रह जाएगा, ये सब 10th हाउस इंडिकेट करता है। ओके, सो 10th हाउस आपको यहां पर इंडिकेट करता है कि जब तक का प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा। 11th हाउस आपको इंडिकेट करता है एल्डर ब्रदर सिस्टर, बड़ा भाई बहन कैसा है, अच्छा है, हेल्पिंग रहेगा, नहीं रहेगा, अर्निंग कैसा रहेगा। लेफ्ट ईयर को भी ये इंडिकेट करता है। ओके, लेफ्ट ईयर को एंड ये इंडिकेट करता है। हायर गोल्स, जो हायर गोल्स, बड़ा जो गोल्स है, जो हम लोग अपने लाइफ में उस एक गोल बनाते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल का गोल्स है वो भी 11th हाउस इंडिकेट करता है। अगर मेल फिक यहां पर है तो जातक को हायर गोल्स अचीव करने में थोड़ा परेशानी होता है, जातक को थोड़ा बाधाएं आती है।
एल्डर ब्रदर भी 11th हाउस से बताया जाता है। अर्निंग लेफ्ट ईयर भी 11th हाउस से ही हम लोग मालूम करते हैं। इस हाउस का एक खासियत है कि यहां पर मेलफिक हो या बेनिफिक हो, ओके, कोई भी हाउस, कोई भी प्लैनेट्स क्यों ना हो, इस हाउस में 11th हाउस में या तो मेलफिक हो या तो बेनिफिक हो, यहां पर अर्निंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, जब तक यहां अर्न करेगा। ये एक एक्सेप्शनल हाउस है जहां पर मेलफिक भी अच्छा रिजल्ट देता है, बेनिफिक भी अच्छा रिजल्ट देता है कहा जाता है। बट बेनिफिक और मेलफिक रिजल्ट तो लगभग, आउटकम लगभग वही रहता है कि फिनांस मिलता है, लेकिन नेचर ऑफ अर्निंग चेंज हो जाता है। अगर मेलफिक है तो जब तक का जो नेचर ऑफ अर्निंग है वो क्वेश्चनेबल मींस के थ्रू होता है, एंड वही अगर बेनिफिक प्लान्स है तो जो अर्निंग होगा वो समाज के नजर में काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन अर्निंग दोनों में ही होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं कहूं कि सपोज कोई व्यक्ति शराब की दुकान से अर्न कर रहा है, ओके, शराब की दुकान से अर्न कर रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पर शराब की दुकान से अर्न कर रहा है तो लोगों को यह फील होगा कि वहां पर ये अच्छा अर्निंग नहीं है। वही एक वो गोल्ड सेलर, ओके, गोल्ड या कुछ और दूसरा काम करता हो तो लोगों को लगेगा ये अच्छा। हालांकि वो लिक्वर सेल करा, उसने भी गवर्नमेंट से परमिशन लिया, गोल्ड सेलर भी गवर्नमेंट से परमिशन लिया, लेकिन सामाजिक दृष्टि में उसको अलग देखा जाता है। तो यही अंतर रहेगा, सामाजिक दृष्टि में उसको उतना अच्छा नहीं माना जाएगा अगर मेलफिक प्लैनेट्स 11th हाउस में है तो। ओके, मेलफिक प्लैनेट्स अगर 11th हाउस में है तो जो अर्निंग होगा वो सामाजिक दृष्टि में उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बेनिफिक प्लैनेट्स हो तो सामाजिक दृष्टि में अर्निंग को जहां तक का वो अर्निंग काफी अच्छा देखा जाता है, अच्छा और अच्छे सोर्स ऑफ अर्निंग रहता है सामाजिक दृष्टिकोण से। 12th हाउस फॉरेन लैंड होता है, बेड कंफर्ट होता है, स्लिप होता है, ओके, लेफ्ट आई होता है और एक्सपेंडिचर या लॉस होता है। याद रखिएगा ये हाउस चाहे बेनिफिक हो या मेलफिक हो, एक बात कंफर्म है कि जब तक को यहां पर एक्सपेंडिचर होगा, इररिस्पेक्टिव वहां बेनिफिक है मेलफिक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक को एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। अंतर क्या होगा कि अगर यहां पर बेनिफिक है तो जब तक वो एक्सपेंडिचर सही जगह करेगा, और अगर वो मेलफिक है तो जब तक वो एक्सपेंडिचर अनवांटेड कर देगा, जिससे कि जब तक को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। रिमेंबर दैट 12th हाउस फिनेंस को लेकर काफी इंपॉर्टेंट हाउस होता है, एंड ये आपको बताता है कि जब तक अपनी फिनेंशियल स्थिति को कैसा रखेगा। अगर यहां पर मेलफिक इन्फ्लुएंस खराब है तो जहां तक अपने फाइनेंशियल इश्यूज को खराब कर सकता है, एंड अगर यहां पर बेनिफिक प्लान्स है तो जहां तक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बना सकता है। ओके, क्लियर? सी सी एस्पेक्ट्स का मतलब होता है इन्फ्लुएंस इन ट्रैक टर्म, ओके, इन्फ्लुएंस मानते हैं हम लोग। ये प्लैनेट्स का ये एस्पेक्ट्स दिया गया, ये फिक्स्ड है कि सूर्य चंद्रमा मर्क्यूरी वीनस का 7th एस्पेक्ट्स होगा, जुपिटर राहु केतु का 5th 7th और 9th एस्पेक्ट्स होगा, सैटर्न का 3 7 10th होगा, मंगल का 4 7 8 होगा। ये फिक्स्ड है, ओके। एस्पेक्ट्स यहां पर हर प्लैनेट्स का अलग अलग होता है, लेकिन अब अगर मुझे ये निकालना हो कि किसी प्लैनेट्स का एस्पेक्ट्स कैसे निकलता है तो आपको करना क्या रहता है कि आपको वहां से काउंट करना रहता है, कब कहां तक, तो जहां पर ये एस्पेक्ट्स वाला इंडिकेशन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th पर इन्फ्लुएंस दिखाया गया है, चंद्रमा का 7th एस्पेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग को अगर सैटर्न का दृष्टि या एस्पेक्ट्स निकालना हो तो आप काउंट करेंगे, एंड इन स्थान पर उस प्लैनेट्स का एस्पेक्ट होगा 1 2 3, ये 3rd पोजीशन पर सैटर्न एस्पेक्ट करेगा, 4 5 6 7, 7 पर भी देखिए सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, सो आप कहेंगे कि सैटर्न यहां भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। 8 9 10, सैटर्न का 10th भी इन्फ्लुएंस है, आप कहेंगे कि यहां पर भी इन्फ्लुएंस है।
ओके, इन हाउसेस पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। इसी तरीके से आप प्लैनेट का एस्पेक्ट्स या इन्फ्लुएंस निकालेंगे। इन ट्रैक टर्म वी कॉल इन्फ्लुएंस वनली बिकॉज यहां एस्पेक्ट और दृष्टि कंफ्यूजन क्रिएट करता है प्लैनेट्स का। आपको बेहतर ये होगा कि इन्फ्लुएंस करना है। प्लैनेट्स दो तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है एक हाउस को, इधर एस्पेक्ट्स वाइज या प्लेसमेंट वाइज, दोनों में जो भी रहेगा वो इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, उसको हम लोग इन्फ्लुएंस करेंगे।